राजस्थान, रेत का देश, इतिहास का खजाना। यहाँ की मिट्टी में सदियों पुरानी कहानियां दबी हुई हैं, जो आज भी जीवंत हैं। यहाँ के किले राजाओं की गाथाएं सुनाते हैं। ये किले सिर्फ पत्थर और ईंटों के ढेर नहीं हैं, बल्कि ये हमारे गौरवशाली अतीत के साक्षी हैं। रियासतों के राज यहाँ दफन हैं। इन खंडहरों में छिपी कहानियां हमें हमारे पूर्वजों की वीरता और संघर्ष की याद दिलाती हैं। जोधपुर का राज्य अभिलेखागार, ज्ञान का भंडार, यहाँ के दस्तावेज और पांडुलिपियां हमें इतिहास की गहराइयों में ले जाती है। रंजीत, एक पुरातत्वविद, यहाँ आया था। उसका उद्देश्य था इतिहास के उन पन्नों को खोजना जो अब तक अनछुए थे। उसका जुनून भानगढ़, उसका रहस्य, भानगढ़ का किला जो अपने आप में एक रहस्य है, रंजीत को हमेशा से आकर्षित करता था। रंजीत घंटों पांडुलिपियों में खोया रहता था। वह हर शब्द को ध्यान से पढ़ता, हर पंक्ति में छिपे अर्थ को समझने की कोशिश करता। धूल भरी किताबों में अतीत की गूंज थी। ये किताबें सिर्फ कागज के टुकड़े नहीं थीं, बल्कि ये हमारे इतिहास की धरोहर थी। एक दिन उसकी नजर एक पुराने दस्तावेज पर पड़ी। पीला कागज, फीकी स्याही, लेकिन शब्द साफ थे। यह दस्तावेज कुछ खास था। रंजीत की धड़कनें तेज हो गईं। यह तो असाधारण था। उसने जो खोजा था वह इतिहास के पन्नों में एक नया अध्याय जोड़ने वाला था। दस्तावेज भानगढ़ के बारे में था। एक श्रापित शहर, सूरज ढलने के बाद वीरान। रंजीत ने इसके बारे में सुना था, लेकिन यह दस्तावेज अलग था। यह एक डायरी की तरह था, एक दरबारी इतिहासकार द्वारा लिखी गई। दस्तावेज में एक कहानी थी, प्रेम, विश्वासघात और बदला की। इसमें सिंधु सेवड़ा का जिक्र था, भानगढ़ का शासक, एक दुष्ट तांत्रिक द्वारा श्रापित। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दस्तावेज में लिखा था कि सिंधु सेवड़ा की आत्मा बिखर गई थी 5 टुकड़ों में। ये टुकड़े भानगढ़ किले में छिपे थे। रंजीत कांप उठा। क्या यह सच हो सकता है? क्या आत्मा के टुकड़े अभी भी वहां हैं? रंजीत को भानगढ़ जाना था। उसे सच्चाई का पता लगाना था, लेकिन वह अकेला नहीं जा सकता था। उसे मदद की जरूरत थी। रंजीत ने अपने दोस्तों को बुलाया, रवि, नेहा, अन्वेषा, सभी उत्साही, जिज्ञासु। उनके साथ थे आचार्य वेद प्रकाश, प्राचीन ग्रंथों के झाता, और इंस्पेक्टर शेखावत, सुरक्षा के लिए। एक और व्यक्ति उनके साथ जुड़ा, डॉक्टर अमित शुक्ला, पैरासाइकोलॉजिस्ट, अलौकिक शक्तियों के जानकार। टीम तैयार थी, भानगढ़ की ओर, रहस्य की गहराइयों में। भानगढ़ का किला, खंडहरों में भव्यता। गर्म हवा अचानक ठंडी हो गई। एक अजीब सन्नाटा छा गया, जैसे कोई देख रहा हो। रंजीत को डर और उत्साह दोनों महसूस हो रहे थे। किले के अंदर समय ठहर गया था। टूटी दीवारें, उजड़ी गलियां, हर पत्थर में एक कहानी छिपी थी। लेकिन सबसे ज्यादा खौफनाक था सिल्ली, गहरा, ठंडा, घातक। सेक्शन 6, दीवारों पर रहस्य, अज्ञात प्रतीक, एक शक्तिशाली उपस्थिति। किले की दीवारों पर अजीब प्रतीक थे, प्राचीन, रहस्यमयी। आचार्य वेद प्रकाश ने उन्हें पहचान लिया। तांत्रिक मंत्र, सुरक्षा और चेतावनी दोनों के लिए। प्रतीकों से पता चलता था कि किले में कुछ बहुत शक्तिशाली छिपा है, कुछ अंधेरा, कुछ भयानक। रंजीत का शक गहराता गया। सिंधु सेवड़ा की आत्मा, क्या यह यहां है? सेक्शन 7, गुप्त तहखाना, सिंधु सेवड़ा की आत्मा का निवास। दस्तावेज में एक गुप्त तहखाने का जिक्र था, किले के नीचे गहराई में। रंजीत और उसकी टीम ने उसे ढूंढ निकाला। एक भारी पत्थर का दरवाजा, प्राचीन प्रतीकों से सजा हुआ। दरवाजा खोला गया, अंधेरा और ठंडापन बाहर आ गया। एक सड़ी हुई, बासी हवा का झोंका। तहखाना विशाल था। अंधेरे में रंजीत को लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। सेक्शन 8, रक्त का कुआं, एक अदृश्य शक्ति, एक भयानक दर्शन। यह कहानी एक रहस्यमय कुएं की है, जो सदियों से अपने भीतर एक भयानक रहस्य छुपाए हुए है। तहखाने के केंद्र में एक कुआं था। यह कुआं बहुत पुराना था और इसके चारों ओर एक अजीब सी शांति थी, जो किसी अनहोनी का संकेत देती थी। इसका पानी गहरा लाल था। ऐसा लगता था जैसे इसमें खून मिला हो, जो इसे और भी डरावना बना देता था, जैसे खून से भरा हो। इस कुएं के पानी को देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दस्तावेज में इसे रक्त का कुआं कहा गया था। प्राचीन ग्रंथों में इस कुएं का उल्लेख मिलता है, जिसमें इसे एक भयानक और रहस्यमय स्थान बताया गया है।
यहीं से आत्मा का एक टुकड़ा निकलता था। यह आत्मा उस कुएं की गहराई से उठती थी, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। अचानक पीछे हट गई। उस व्यक्ति ने जैसे ही कुएं के पास कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई और वह डर के मारे पीछे हट गया। उसे बुरा लग रहा था। उसके चेहरे पर चिंता और डर साफ झलक रहा था, जैसे उसने कुछ भयानक देख लिया हो। एक अदृश्य शक्ति उसे खींच रही थी। वह व्यक्ति खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह शक्ति बहुत प्रबल थी। कुएं के पानी में हलचल हुई। जैसे ही वह व्यक्ति संघर्ष कर रहा था, कुएं का पानी भी अजीब तरीके से हिलने लगा। एक काली आकृति उभरने लगी। यह आकृति धीरे धीरे पानी से बाहर आ रही थी, जैसे किसी भयानक रहस्य का पर्दाफाश करने वाली हो। सेक्शन 9, मंत्रों का टकराव, पंडित बनाम आत्मा। यह कहानी एक प्राचीन किले की है, जहां सदियों पुरानी आत्माएं और शक्तिशाली पंडितों के बीच एक अद्भुत संघर्ष होता है। इस किले की दीवारें उन रहस्यों को छुपाए हुए हैं जो आज भी अनसुलझे हैं। आचार्य वेद प्रकाश ने तुरंत मंत्रों का जाप शुरू कर दिया। उनके मंत्रों की शक्ति इतनी प्रबल थी कि चारों ओर की हवा में एक अजीब सी ऊर्जा फैल गई। हर शब्द जैसे एक तीर की तरह आत्मा की ओर बढ़ रहा था। पवित्र ध्वनि तहखाने में गूंज उठी। यह ध्वनि इतनी गहरी और प्रभावशाली थी कि किले की दीवारें भी कांप उठीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा किला इस मंत्रोच्चार में शामिल हो गया हो। आकृति हिलने लगी, जैसे दर्द में हो। यह आत्मा की पीड़ा थी, जो मंत्रों की शक्ति से उत्पन्न हो रही थी। उसकी हर हरकत में एक अजीब सी बेचैनी और दर्द था। यह सिंधु सेवड़ा की आत्मा का एक टुकड़ा था। यह आत्मा सदियों से इस किले में भटक रही थी, अपने अतीत के बोझ से मुक्त होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन आत्मा शक्तिशाली थी। उसकी शक्ति इतनी प्रबल थी कि मंत्रों का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। वह आत्मा अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही थी। मंत्रों का उस पर ज्यादा असर नहीं हो रहा था। आचार्य वेद प्रकाश ने अपनी पूरी शक्ति और ध्यान मंत्रों में लगा दिया, लेकिन आत्मा की शक्ति के सामने यह प्रयास कमजोर पड़ रहा था। यह और भी उग्र होती जा रही थी। आत्मा की उग्रता से पूरा वातावरण भयावह हो गया था। ऐसा लग रहा था जैसे किले की हर ईंट इस संघर्ष का हिस्सा बन गई हो। रंजीत और उसकी टीम खतरे में थी। वे इस आत्मा के प्रकोप से बचने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन आत्मा की शक्ति के सामने वे असहाय महसूस कर रहे थे। क्या वे सिंधु सेवड़ा की आत्मा को शांत कर पाएंगे? यह सवाल हर किसी के मन में था। क्या आचार्य वेद प्रकाश के मंत्र इस आत्मा को मुक्त कर पाएंगे, या यह संघर्ष और भी लंबा चलेगा, या भानगढ़ का श्राप हमेशा के लिए उनका पीछा करेगा? यह रहस्य और संघर्ष की कहानी है, जो सदियों से इस किले की दीवारों में बसी हुई है। क्या इस किले के रहस्य कभी सुलझ पाएंगे, या यह हमेशा के लिए एक अनसुलझी पहेली बनकर रह जाएगा? विष्णुदास का रहस्य और भैरव की आत्मा, तीसरा अध्याय, विष्णुदास का रहस्य। डॉ समीर के सुझाव पर वे विष्णुदास नाम के एक आदमी से मिलने गए, जो कुछ साल पहले भानगढ़ में रात बिताने के बाद मानसिक संतुलन खो बैठा था। जब वे उससे मिलने पहुंचे तो उसने पहले कुछ नहीं कहा, लेकिन जब रवि ने भानगढ़ का नाम लिया तो वह अचानक बुदबुदाने लगा। वह अभी भी सोया हुआ है, लेकिन अगर तुमने उसे फिर जगाया तो इस बार कोई नहीं बचेगा। कौन कौन सोया हुआ है? भैरव की आत्मा। जब तक वह जाग नहीं जाता, तांत्रिक सिंधु सेवड़ा पूरी तरह खत्म नहीं होगा। यह नाम सुनते ही पंडित सूर्य नारायण ने गहरी सांस ली और कहा, अगर यह सच है तो हमें भानगढ़ वापस जाना ही होगा, लेकिन इस बार हम जीवित वापस आएंगे या नहीं, यह तय नहीं। रवि, रंजीत, कैप्टन अर्जुन, डॉ समीर, सोनिया और पंडित सूर्य नारायण ने रात के समय भानगढ़ जाने का फैसला किया। रहस्यमयी घटनाएं शुरू हो गई। जैसे ही वे किले के अंदर घुसे, गर्भगृह के अंदर से किसी के रोने की आवाज आने लगी। दीवारों पर बने चित्र धीरे धीरे खून के धब्बों में बदलने लगे। सोनिया की कैमरा रिकॉर्डिंग अपने आप डिलीट होने लगी। कैप्टन अर्जुन की घड़ी अचानक उल्टी दिशा में चलने लगी। जब वे तहखाने के सील किए गए कमरे तक पहुंचे तो अचानक हवा भारी हो गई। यह वही जगह है जहां भैरव की आत्मा को कैद किया गया था। भानगढ़ के अंधेरे तहखाने में जैसे ही दरवाजा खुला, एक भयंकर ऊर्जा पूरे वातावरण में फैल गई। सोनिया की आंखें काली हो गईं और उसके होठों से एक गूंजती हुई आवाज निकली, तुमने मुझे जगा दिया, अब कोई नहीं बचेगा।
भैरव की आत्मा अब सोनिया के शरीर में समा चुकी थी। उसकी आवाज किले की दीवारों से टकराकर लौट रही थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। कैप्टन अर्जुन ने तुरंत अपनी गन निकाली, लेकिन पंडित सूर्य नारायण ने उसे रोकते हुए कहा, यह कोई साधारण आत्मा नहीं है, इसे हथियारों से नहीं रोका जा सकता। रवि और रंजीत सोनिया के पास भागे, लेकिन वह अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली हो गईं और उसकी हड्डियां अजीब तरह से मरोड़ खाने लगीं। ये ऊर्जा बढ़ रही है। अगर इसे अभी नहीं रोका गया तो ये पूरे किले में फैल सकती है। पंडित सूर्य नारायण ने तुरंत अपनी तांत्रिक माला निकाली और एक पुराना मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन सोनिया पर कोई असर नहीं हुआ। भैरव को रोकने का एक ही तरीका है, उसका वास्तविक अवतार। मतलब? सिंधु सेवड़ा ने भैरव को जागृत किया, लेकिन उसका असली शरीर अभी भी यहीं कहीं कैद है। जब तक उसे पूरी तरह नष्ट नहीं किया जाता, तब तक यह आत्मा वापस जाएगी ही नहीं। अब सबकी नजरें तहखाने के उस सील किए गए दरवाजे पर जा टिकी, जहां भैरव का वास्तविक अवशेष मौजूद हो सकता था। लेकिन समस्या यह थी कि अगर दरवाजा खोला गया तो भैरव की आत्मा पूरी दुनिया में फैल सकती थी। दूसरा अध्याय, मौत की सीढ़ियां। अचानक सोनिया हवा में ऊपर उठी और तेजी से किले के बाहर की ओर भागी। कैप्टन अर्जुन ने उसका पीछा किया, बाकी सभी पीछे पीछे दौड़े, लेकिन सोनिया एक रहस्यमयी दरवाजे से होकर किले के गर्भगृह में घुस गई, जो सदियों से बंद पड़ा था। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, वहां चारों ओर काले धुएं की परछाइयां घूम रही थीं। एक तरफ पत्थर की बनी सीढ़ियां नीचे किसी अंधेरे कमरे की ओर जाती थीं। समीर खन्ना ने धीरे से सीढ़ियों पर पैर रखा। जैसे ही उन्होंने आगे बढ़ने की कोशिश की, अचानक सीढ़ियां अपने आप टूटने लगीं। भागो! रंजीत ने चिल्लाते हुए सभी को पीछे खींचा, लेकिन सोनिया सीढ़ियों के नीचे की ओर जा चुकी थी। वहां अंधेरा था, गहरा और भयानक। विष्णुदास अब जोर जोर से मंत्र पढ़ने लगा। ये सीढ़ियां उस जगह जाती हैं जहां भैरव की आत्मा का असली बंधन है। रवि ने टॉर्च जलाकर अंधेरे में झांका। वहां नीचे एक बड़ा काले पत्थर का द्वार था, जिस पर रक्त के धब्बे थे। तभी सोनिया की जोरदार चीख सुनाई दी। अगर हमने इसे नहीं रोका तो हम सब मर जाएंगे। तीसरा अध्याय, रक्त की मुहर। रवि, रंजीत, अर्जुन, समीर, पंडित सूर्य नारायण और विष्णुदास सभी हिम्मत जुटाकर नीचे उतरे। जैसे ही उन्होंने पत्थर के द्वार को छुआ, वह अपने आप खुल गया। अंदर का दृश्य भयानक था। एक विशाल मूर्ति के चारों ओर 5 कंकाल पड़े थे। उनके सिर कटे हुए थे। उनके खून से एक पेंटाग्राम बना हुआ था और ठीक बीच में सोनिया खड़ी थी, अब पूरी तरह भैरव में बदल चुकी। अब यह शरीर मेरा है। पंडित सूर्य नारायण ने जल्दी से तांत्रिक मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन भैरव जोर से हंसने लगा। तुम्हारे मंत्र अब मेरे ऊपर असर नहीं करेंगे ब्राह्मण। अचानक कंकालों ने अपनी आंखें खोल दी और हवा में तैरने लगे। वे अब तांत्रिक सिंधु सेवड़ा के सेवक थे, जो उसकी मृत्यु के बाद भी उसकी रक्षा कर रहे थे। कैप्टन अर्जुन ने अपनी गन से फायर किया, लेकिन कंकालों पर कोई असर नहीं हुआ। हमें भैरव की असली शक्ति को खत्म करना होगा, लेकिन वह क्या है? इस कक्ष में कहीं ना कहीं भैरव का असली हृदय छिपा है। अगर वह नष्ट हो गया तो यह आत्मा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। रवि और रंजीत तेजी से चारों ओर देखने लगे। तभी उन्हें मूर्ति के नीचे एक लाल चमकता हुआ पत्थर दिखाई दिया। यही है। लेकिन जैसे ही रवि उसे उठाने के लिए आगे बढ़ा, भैरव, सोनिया जोर से चिल्लाया, अगर किसी ने इसे छूने की कोशिश की तो मैं इस लड़की की जान ले लूंगा। सभी एक पल के लिए रुक गए। अब फैसला लेना था, क्या सोनिया को बचाया जाए या भानगढ़ के श्राप को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। हवा में एक अजीब सी ऊर्जा थी। आसमान में लाल चांद जैसे खून से सना हुआ था। सिंधु सेवड़ा, जिसकी आंखें काली शक्ति से जल रही थीं, उसने एक आखिरी भयानक श्राप दिया। उसका शरीर दर्द से तड़प रहा था और निषिद्ध जादू से भरा हुआ था, टूट रहा था। लेकिन उसकी आत्मा बदले की आग से भरी चुप नहीं होने वाली थी। सिंधु सेवड़ा, तुम इस शरीर को हरा सकते हो, लेकिन मैंने अपने तत्व को बांट दिया है। 5 छिपे हुए अवशेष मेरी शक्ति रखते हैं। वे जागेंगे और भानगढ़ फिर से उठेगा। उसकी हंसी, जो द्वेष से भरी थी, रात में गायब हो गई। फिर सन्नाटा। तांत्रिक चला गया था।
लेकिन उसका श्राप प्राचीन पत्थरों में एक बुरी फुसफुसाहट की तरह उसकी वापसी के दिन का इंतजार कर रहा था। बेकार की बातें, रवि बुदबुदाया, पुरानी कटी फटी किताब को अपने डेस्क पर फेंकते हुए। बकवास। रवि एक इतिहास का प्रोफेसर जो तर्क वितर्क पसंद करता था और अलौकिक चीजों से नफरत करता था, स्थानीय कहानियों का मजाक उड़ाता था। सिंधु सेवड़ा तांत्रिक जिसने भानगढ़ को बर्बाद करने का श्राप दिया था, उसकी कहानी लोक कथाओं से ज्यादा कुछ नहीं थी। बच्चों और पर्यटकों को डराने के लिए एक काल्पनिक कहानी। उसने अपनी मेज पर बिखरे हुए पुराने पन्नों पर नजर डाली जो जटिल लिपि और फीके चित्रों से भरे थे। कहानियों में तांत्रिक की विभाजित आत्मा के बारे में बताया गया था जो 5 रेलिक्सों में छिपी थी, दुनिया पर कहर बरपाने का इंतजार कर रही थी। रवि बकवास, लेकिन बेचैनी की एक झलक, संदेह की एक चुभन उसके मन के किनारे पर बनी रही। रंजीत, एक पुरातत्वविद जो अज्ञात के लिए प्यासा था, ने नाजुक चर्मपत्र को सावधानी से खोला। यह राजस्थान राज्य के अभिलेखागार में एक भूले हुए कोने में रखा हुआ पाया गया था। लिपि प्राचीन और मुश्किल से पढ़ी जाने वाली ने उसे रोमांचित कर दिया। यह भानगढ़ के बारे में बताती थी, न केवल एक बर्बाद शहर के रूप में, बल्कि एक जेल के रूप में, किसी अंधेरे और शक्तिशाली चीज के लिए एक पिंजरे के रूप में। उसने फीकी स्याही का पता लगाया। उसका दिल उत्तेजना से धड़क रहा था। यही थी भानगढ़ के रहस्यों को खोलने की कुंजी। दस्तावेज ने एक छिपे हुए कक्ष की ओर इशारा किया, एक तिजोरी जिसमें तांत्रिक के 5 रेलिक्सों में से पहला था। रंजीत जानता था कि उसे इसे ढूंढना है। उसने रवि से संपर्क किया, इस उम्मीद में कि इस क्षेत्र के इतिहास के बारे में संशयवादी प्रोफेसर का ज्ञान अमूल्य होगा। उसे लगा कि यह खोज भानगढ़ के बारे में उनकी सोच को बदल सकती है। जीप धूल भरे मैदानों में घूम रही थी, भानगढ़ के विशाल सिलहूट की ओर बढ़ रही थी। रंजीत द्वारा इकट्ठी की गई टीम एक अजीबोगरीब मिश्रण थी। रवि, संशयवादी इतिहासकार, अभी भी असंबद्ध लेकिन उत्सुक। प्रिया, एक अपसामान्य मनोवैज्ञानिक जिसे अस्पष्टीकृत चीजों में गहरी रुचि थी। और बाबा अर्जुन, एक बूढ़े पुजारी जिनकी आंखों में प्राचीन ज्ञान का भार था। जैसे ही वे बाहर निकले, बेचैनी की एक स्पष्ट लहर उन पर छा गई। हवा स्थिर थी, एक दमनकारी सन्नाटे से भारी। डूबते सूरज की रोशनी में नहाए भानगढ़ के खंडहर उनकी हरकत पर नजर रखते थे। हम एक खतरनाक खेल में कदम रख रहे हैं, तैयार रहो। तांत्रिक की शक्ति कोई मिथक नहीं है, यह एक जीवित परछाई है जो जागने का इंतजार कर रही है। चांद स्याही जैसे आसमान में चांदी का एक टुकड़ा खंडहरों पर लंबी नाचती हुई परछाई डाल रहा था। टीम टॉर्च और बढ़ती बेचैनी से लैस भूल भुलैया जैसे रास्तों से सावधानी से आगे बढ़ी। पत्तों की हर सरसराहट, हवा की हर आह चेतावनी देती प्रतीत होती थी। प्रिया ने अपनी इंद्रियों को तेज करते हुए एक ठंडी अदृश्य उपस्थिति को अपने खिलाफ ब्रश करते हुए महसूस किया। हवा प्रत्याशा से भर गई। क्या तुम्हें वो महसूस हुआ? यहाँ हमारे साथ कुछ है। रवि, हालांकि तर्क संगत बने रहने की कोशिश कर रहा था, उसने अपनी रीढ़ की हड्डी में एक कंपी महसूस की। किंवदंतियां, तांत्रिक की शक्ति की फुसफुसाहट अचानक से असली लगने लगी। खंडहरों का सन्नाटा केवल उनके अपने कदमों की आवाज से टूट रहा था। हर एक सन्नाटे में ढोल की थाप की तरह गूंज रहा था। रंजीत की टॉर्च की टिमटिमाती किरण दीवार पर उकेरे गए एक शिलालेख पर पड़ी जो सालों की धूल और क्षय से लगभग छिपा हुआ था। यह चर्मपत्र की लिपि से मेल खाता था, एक गुप्त संदेश, एक पहेली जो तांत्रिक के छिपे हुए कक्ष की ओर ले जाती है। सर्प की पूंछ में चाबी है। बाबा अर्जुन ने शिलालेख की जांच की। उनका माथा एकाग्रता में सिकुड़ा हुआ था। उन्होंने दीवार के आधार पर एक साधारण से दिखने वाले पत्थर की ओर इशारा किया जिस पर एक सर्प की पूंछ की छवि खुदी हुई थी। जैसे ही उसने पत्थर को दबाया, खंडहरों में एक धीमी गड़गड़ाहट गूंज उठी। धीरे धीरे दीवार का एक हिस्सा अंदर की ओर खिसकने लगा, जिससे एक अंधेरा संकरा रास्ता दिखाई देने लगा। छिपी हुई सुरंग, तांत्रिक की शक्ति का प्रवेश द्वार। भानगढ़ का किला धूल उड़ रही थी। जीप रुकी। कैप्टन अर्जुन बाहर निकले। उनकी नजरें भानगढ़ के किले पर टिकी थी। यह जगह डरावनी थी। सूरज डूब रहा था, परछाइयां लंबी होती जा रही थी। कैप्टन अर्जुन और उनकी टीम अंदर गई। हर तरफ खंडहर थे। टूटी दीवारें कहानियां सुना रही थीं। किले में सन्नाटा था।
हवा में अजीब सी खामोशी थी। टीम को एक तहखाना मिला। यह बहुत पुराना था। दीवारों पर अजीब निशान थे। कैप्टन अर्जुन को लगा कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें आगे बढ़ने में डर लग रहा था, लेकिन उन्हें अपनी ड्यूटी निभानी थी। वो आगे बढ़े। अंदर एक सील किया हुआ कमरा था। यह रहस्य का दरवाजा था। कैप्टन अर्जुन ने टीम को इशारा किया। सावधानी से उन्होंने दरवाजा तोड़ा। अंदर अंधेरा था, धूल और सन्नाटा था। टीम अंदर गई। एक अजीब सी गंध फैली। टीम को चक्कर आने लगे। उनकी आंखें जलने लगी। कैप्टन अर्जुन ने खतरा भांप लिया। पीछे हटो, उन्होंने आदेश दिया। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। एक अदृश्य शक्ति ने उन्हें घेर लिया था। टीम बेहोश होने लगी। उनके शरीर में अजीब सी गर्मी फैल रही थी। कैप्टन अर्जुन ने आखिरी बार देखा। कमरे में एक परछाई उभर रही थी। जब टीम को होश आया तो वे अस्पताल में थे। डॉक्टर ने बताया कि वे एक अज्ञात बीमारी से पीड़ित हैं। उनके शरीर में अजीब ऊर्जा थी। हमें समझ नहीं आ रहा कि क्या हुआ था। तहखाने में हमने एक अजीब सी शक्ति महसूस की थी। रवि और रंजीत, टीम के 2 सदस्य, इस रहस्य को सुलझाने की जिद पर अड़ गए। वे जानते थे कि कुछ गड़बड़ है। उन्होंने डॉक्टर समीर खन्ना से संपर्क किया। डॉक्टर खन्ना असाधारण घटनाओं के विशेषज्ञ थे। शायद वे उनकी मदद कर सकते थे। डॉक्टर खन्ना रवि और रंजीत की बातें ध्यान से सुनी। उन्होंने बताया कि यह मामला साधारण नहीं है। यह मामला किसी अलौकिक शक्ति से जुड़ा हुआ है। मुझे लगता है आपको विष्णु दास से मिलना चाहिए। वे भानगढ़ के इतिहास के जानकार हैं और इस रहस्य को सुलझाने में मदद कर सकते हैं। रवि और रंजीत विष्णु दास के घर पहुंचे। विष्णु दास ने उन्हें भानगढ़ के इतिहास के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि इस किले को भैरव का श्राप लगा हुआ है। विष्णुदास की बातें सुनकर हमारे होश उड़ गए। हमें समझ आ गया था कि हम कितने बड़े खतरे में हैं। भैरव की आत्मा से छेड़छाड़ करना खतरनाक हो सकता था, लेकिन हम हार मानने वाले नहीं थे। हमें अपनी टीम को बचाना था। हमने विष्णुदास से भैरव के श्राप के बारे में और जानकारी मांगी। भैरव की आत्मा को शांत करने का एक ही तरीका है। उसके लिए एक विशेष मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र एक प्राचीन ग्रंथ में लिखा हुआ है। हमें यह ग्रंथ ढूंढना था। समय कम था। हमें जल्दी करनी थी। भैरव की आत्मा जाग चुकी थी। रवि और रंजीत ने विष्णु दास से प्राचीन ग्रंथ के बारे में जानकारी हासिल की। उन्हें पता चला कि यह ग्रंथ पंडित सूर्य नारायण के पास है। पंडित सूर्य नारायण एक प्रसिद्ध ज्योतिषी और तांत्रिक थे। पंडित जी, हमें इस ग्रंथ के बारे में और जानना है। कृपया हमारी मदद करें। आओ बेटा, बताओ क्या बात है। वे पंडित सूर्य नारायण के पास पहुंचे और उन्हें सारी घटना बताई। पंडित सूर्य नारायण ने ध्यान लगाया और भविष्य देखने लगे। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं उभर आईं। भैरव की आत्मा बहुत शक्तिशाली है। अगर उसे नहीं रोका गया तो वह पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। पंडित जी, हमें क्या करना चाहिए? यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है। इसे सावधानी से पढ़ना जरूरी है। एक छोटी सी गलती भी भयानक साबित हो सकती है। सावधान रहना। पंडित सूर्य नारायण ने रवि और रंजीत को मंत्र बताया और उन्हें सावधान रहने की चेतावनी दी। रवि और रंजीत मंत्र लेकर वापस भानगढ़ किले पहुंचे। टीम अभी भी अस्पताल में थी। उन्हें उम्मीद थी कि मंत्र की मदद से वे भैरव की आत्मा को शांत कर पाएंगे। रंजीत, हमें जल्दी करना होगा। समय बहुत कम है। हाँ रवि, चलो उस कमरे में चलते हैं। वे उस कमरे में गए जहां उन्होंने अजीब सी शक्ति महसूस की थी। कमरे में अभी भी अजीब सी गंध फैली हुई थी। सन्नाटा छाया हुआ था। मैं मंत्र पढ़ना शुरू करता हूँ, तुम ध्यान से देखो। रवि ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे जैसे वह मंत्र पढ़ रहा था, कमरे में रोशनी तेज होती जा रही थी। हवा तेज हो गई। दीवारें हिलने लगी। रवि, कुछ तो हो रहा है। अचानक एक जोरदार धमाके के साथ कमरे की सील टूट गई। कमरे में एक काली परछाई उभरने लगी। भैरव की आत्मा जाग चुकी थी। काली परछाई भयानक रूप धारण करने लगी। उसकी आंखें लाल थीं। उसके हाथों में आग जल रही थी। रवि और रंजीत डर के मारे पीछे हट गए। रंजीत, यह क्या हो रहा है? हमें कुछ करना होगा रवि। परछाई सोनिया की तरफ बढ़ने लगी। सोनिया टीम की एक सदस्य थी जो बेहोश पड़ी थी। रवि और रंजीत ने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। बेहोशी में उह। परछाई सोनिया के शरीर में समा गई। सोनिया के शरीर में अचानक झटके आने लगे। उसकी आंखें खुल गईं। उसकी आंखें अब लाल हो चुकी थीं। सोनिया, नहीं। भैरव की आत्मा ने सोनिया के शरीर पर कब्जा कर लिया था। रवि और रंजीत समझ गए थे कि अब कुछ भी ठीक नहीं हो सकता।
भैरव सोनिया के शरीर में प्रवेश करके हंसने लगा। उसकी हंसी हवा में गूंज रही थी। रवि और रंजीत ने मंत्र पढ़ना जारी रखा, लेकिन इसका कोई असर नहीं हो रहा था। रवि, यह काम नहीं कर रहा है। भैरव की आत्मा बहुत शक्तिशाली थी। मंत्र का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। भैरव रवि और रंजीत की तरफ बढ़ने लगा। हमें कुछ और सोचना होगा रंजीत। उसने अपने हाथ उठाए। उसके हाथों से आग की लपटें निकलने लगी। रवि और रंजीत जानते थे कि अब उनके पास भागने का कोई रास्ता नहीं है। हंसते हुए, तुम्हारा अंत निकट है। भैरव का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। क्या रवि और रंजीत भैरव को रोक पाएंगे? क्या सोनिया कभी वापस आ पाएगी? यह तो समय ही बताएगा। कमरा रक्त की गंध से भरा था। भैरव की आत्मा ने सोनिया को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया था। कैप्टन अर्जुन, डॉ समीर, रवि, रंजीत, पंडित सूर्य नारायण और विष्णुदास सभी सांस रोककर खड़े थे। अगर यह पत्थर नष्ट नहीं हुआ तो भैरव अमर रहेगा, लेकिन अगर हमने इसे तोड़ दिया तो सोनिया की मौत पक्की है। भीतर ही भीतर सोनिया अभी भी जिंदा थी। भले ही उसका शरीर भैरव के नियंत्रण में था, लेकिन उसका मन लड़ रहा था। उसकी आत्मा घुटन महसूस कर रही थी। मैं हार नहीं सकती। मुझे कोई नहीं रोक सकता। यह शरीर अब मेरा है। यह बलि की वेदी है। सिंधु सेवड़ा ने इन्हीं लोगों की बलि देकर भैरव को अमर बनाया था। अगर हमें उसे रोकना है तो इसी वेदी को तोड़ना होगा। लेकिन हम इसे तोड़ेंगे कैसे? अगर मैं इस जगह की ऊर्जा को असंतुलित कर दूं तो यह पत्थर कमजोर हो जाएगा। सोनिया के अंदर अब दो शक्तियां टकरा रही थीं। एक ओर भैरव, जो उसे पूरी तरह से वश में करना चाहता था, और दूसरी ओर उसकी खुद की आत्मा, जो बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। मैं हार नहीं मान सकती। भैरव, तू मुझे कभी पूरी तरह से नहीं जीत सकता। तू सिर्फ एक इंसान है, मैं अजय हूं। मंत्र। यह असंभव है। भैरव जिस शरीर पर कब्जा कर लेता है, वहां से कोई मंत्र नहीं निकल सकता। गन शॉट। अब या कभी नहीं। साउंड ऑफ स्टोन ब्रेकिंग। नहीं, मुझे कोई नहीं रोक सकता। T repeats mantra with more power. साउंड ऑफ ट्रिशल हिटिंग। Final scream. जब रोशनी थमी तो सब कुछ शांत था। सोनिया जमीन पर गिर पड़ी। सोनिया, उठो। कुछ पल बाद सोनिया की आंखें खुली। अब उनकी कालिमा गायब थी। वह वापस आ चुकी थी। भानगढ़ का श्राप टूटा। मां क्राइंग। नहीं, यह पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। भैरव की आत्मा को हराया जरूर गया है, लेकिन भानगढ़ की ऊर्जा अब भी अशांत है। रवि और रंजीत ने देखा कि तहखाने की दीवारों पर अब भी कुछ अजीब आकृतियां बनी हुई थीं, जो धीमे धीमे गायब हो रही थीं। शायद भानगढ़ का राज हमेशा के लिए खत्म नहीं होगा। यह किला अपने भीतर अब भी बहुत कुछ छुपाए बैठा है। तुम बहादुर हो।